हेलो विद्यार्थियों। अपने विलियन का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें अपने जो राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे, राउल्ट के नियम के और प्रकार हैं। तो अपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर दोनों विलियन द्रव हों, दोनों घटक द्रव हों, द्रव विलय भी हो द्रव विलायक भी हो, तो राउल्ट का नियम कैसा लागू पड़ता है। आज हम उसके आलेख के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो उसका आलेख बनता है वो आलेख क्या क्या दर्शाता है। उसमें से काफ़ी एमसीक्यू पूछते हैं एग्जाम में, तो आलेख उसका समझना बहुत जरूरी है। तो अपने उसके बारे में आज देखेंगे। जैसे कि अपने लास्ट टाइम पढ़े थे कि भाई द्रव एक ये भी वोलेटाइल है, वाष्पशील है। द्रव दो है वो भी वोलेटाइल है यानी वाष्पशील है, इसकी वाष्प बनती है। लेकिन इसको मिलाया जाए आपस में तो जो बनेगा विलयन, उसमें भी वाष्प बनेगी, वहाँ दोनों की वाष्प होगी। तो वहाँ कुल पी कितना होगा, P1 प्लस P2 होगा। ठीक है। और विलयन में जो है ये इसका द्रव एक का मोलंस X1 और जो द्रव दो है उसका मोलंस X2 होगा। ऐसी जो वाष्प बनेगी, वाष्प अवस्था में भी जो द्रव एक का वाष्प है उसका मोलंस Y1 और जो द्रव दो है उसका मोलंस Y2 होगा, दर्शाया गया है। अब इसका जो आलेख बनाएंगे अपने पूरे का, तो क्या बनेगा। यहाँ P10 क्या है, आपको याद होगा। P10 क्या है, शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब। द्रव दो P02 क्या है, द्रव दो का शुद्ध वाष्प दाब। उसका 0 मतलब प्योर 2 का वाष्प दाब। तो यहाँ पर दो आलेख दिए गए हैं। दोनों आलेख को देखकर आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू में। तो देखो यहाँ पर जो पहला ग्राफ है वहां को दिख रहा होगा कि जो X1 है शुद्ध है, खाली A1 मतलब पूरा पूरा द्रव वन है। कितनी वाष्प बन रही है, P10। और खाली अपने X2 है, पूरा X2 है, X1 ना हो, 0 हो विलयन में, तो खाली X2 पूरा पूरा हो, कितनी वाष्प बनेगी, P20। शुद्ध द्रव वन का, शुद्ध द्रव दो का। अब जैसे इसकी मात्रा घटेगी, जैसे X1 की मात्रा घटेगी तो मात्रा घट रही है, तो इसका आलेख भी घट रहा है। इसका जो P है वो घट रहा है। X1 पूरा था 100%, तो P10 था। इसकी मात्रा घटते घटते जितनी मात्रा घटेगी उसका क्या होगा, उसका X1 0 हो गया, उसका P1 भी घटेगा। और यहाँ पर कितना है, शुरू में X2 0 है। ठीक है। जो द्रव दो था उसका मोलस 0 है। इसकी मात्रा बढ़ रही है। इसकी मात्रा कितनी हो गया, बढ़ के 1 हो गया, यानी कि बढ़ रही है 0.1, 0.2, 0.3 बढ़ रही है। तो उसका जो P2 है, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। जब लास्ट में जब P2 कम महत्तम हो गया, जब शुद्ध X2 हो गया। यहाँ बीच में क्या है, बीच में विलयन है, दोनों का मिक्सचर है। जिसकी मात्रा अधिक उसके अनुसार से ही दाब निक्की होगा। और पी कुल कितना होगा, पी कुल होगा आपका कम से कम P10 और महत्तम P20। ठीक है। ऐसे आलेख बनाए गए, आलेख वही आलेख दर्शा रहा है जो ये आलेख यहाँ पर है। अंतर क्या है, यहाँ पर शुद्ध जो X1 का द्रव का वाष्प दाब है P10 अधिक है, यहाँ पे कम था। यहाँ जो शुद्ध X2 है, शुद्ध जो आपका द्रव दो है उसका वाष्प दाब तुलना में कम है। ठीक है। तो इसे क्या नक्की हुआ, नक्की हुआ इससे भी कौन सा अधिक वाष्पशील है। इसे एग्जाम्पल नंबर ए में ग्राफ पेप में कौन सा द्रव अधिक वाष्पशील है, अधिक वोलेटाइल है, बोलोगे द्रव एक या द्रव दो, बोलोगे आंसर आएगा द्रव दो अधिक वाष्पशील है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प अधिक होता है। और आलेख बी में ये उल्टा हो गया, कौन अधिक वाष्पशील है, तो अधिक वोलेटाइल है कौन सा, द्रव नंबर एक। इसके मात्रा मान अधिक आ रहा है, इसका मान कम आ रहा है शुद्ध अवस्था में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसका आंसर देना है। आप देखते हैं, अपने समझते हैं, क्या समझिए आप लोग। तो चलो पहले समझ लो इस पर जो मेन पॉइंट्स है, इसमें क्या क्या दर्शा रहा है। तो इसमें बोले X1 क्या है, द्रव एक का मोलंस है। P10 अपने वो सब अपने कराई दिया। P1 क्या है, तो विलयन में द्रव एक का वाष्प दाब, विलयन में द्रव का वाष्प दाब। P2 क्या है, विलयन में द्रव दो का वाष्प दाब। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते अपने आलेख ग्राफ पर से। बताओ नंबर 1, कौन सा द्रव अधिक वाष्पशील है, ए में और बी में। इसमें कौन सा अधिक वाष्पशील है, इसके अंदर बोलोगे ये अधिक वाष्पशील है। कौन सा, द्रव नंबर कौन सा होगा, ये 1 की 2, द्रव नंबर 2 X2 जो अधिक वाष्पशील है, ग्राफ अधिक मिल रहा है। इसमें कौन अधिक वाष्पशील है, द्रव नंबर 1। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया विलयन नंबर ए में अधिक वाष्पशील द्रव 2 और बी में द्रव 1। क्या लिख देंगे अपने अब ए और बी में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, पी कुल जो देख रहे हो आप आलेख में, उसका न्यूनतम और महत्तम मान कितना है। पहले वाले ए वाले आलेख में और बी वाले आलेख में पी न्यूनतम और महत्तम चेक करते हैं अपने।
आलेख ए में क्या होगा, पी न्यूनतम, इधर पी है ना, पी दिया हुआ है, कितना न्यूनतम है P10, कितना महत्तम है P20। यहाँ कितना न्यूनतम है P20 और कितना महत्तम है P10। तो आलेख बता रहा है, ये आलेख पी कुल के लिए है, इसको देख कर आपको बोलना पड़ेगा। पे न्यूनतम एक का कम है और ये अधिक है, तो अपने लिखो आंसर। तो ये इसका मान आ गया, न्यूनतम P10, महत्तम P20, और दूसरे का आलेख में मिनिमम जो P20 था, महत्तम P10 है, उसका वास्तव। आगे बढ़ते अब दूसरा MCQ। भाई P1 और X1 और P2 X2 के बीच संबंध बताओ। संबंध क्या है, समानुपात में है, विलोमानुपात में है, समान है, असमान है। चेक करो यहाँ पर, एरा आपका P1, एरा X1, कैसे आप लिख रहा है, समानुपात में है। जितना X1 की मात्रा घट रही है, P1 घट रहा है। यहाँ पर X20 था, X2 की मात्रा बढ़ रही है, तो P2 बढ़ रहा है। तो क्या संबंध हुआ, संबंध आएगा समानुपात में, P1 समानुपात है X1 और P2 समानुपात है X2। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया, P1 समानुपात है X1, जितना बढ़ेगा X1 P1 बढ़ेगा विलयन में, P2 समानुपात है X2, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो इसको अपने ओपन करेंगे तो आएगा P10 शुद्ध विलय, शुद्ध द्रव एक का वाष्प, वे इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, शुद्ध द्रव दो का वाष्प। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अपने बात किए थे भाई विलयन में मोलेंस X1 X2 था, जब लेकिन जब वाष्प में मोलेंस Y1 Y2 हो, जो वाष्प बन रही है ना, तो Y1 Y2 वाष्प में मोलेंस होगा, कुछ कम ज्यादा होगा। जो अधिक वाष्पशील है, अधिक वोलाटाइल है, अधिक Y1 होगा अथवा Y2 होगा। तो उसके ऊपर से एक MCQ आता है कि वाष्प अवस्था में द्रव 1 द्रव 2 का मोलेंस कितना लिया आपने ने, Y1 Y2 लिया। तो वाष्प अवस्था में संबंध होगा जो P1 बराबर, जो अपने P निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होगा Y1 इंटू P कुल। ये किसके आधार पे है, ये डाल्टन के आंशिक दाब के जो अपने 11th में पढ़े हुए थे, उस आधार पे ये निकाला गया है। और ये कहाँ पे आता है, सिर्फ MCQ में सवाल में आएगा कि वाष्प अवस्था में इसका मान निकालो, P2 कितना होगा। तो P2 बराबर Y2 इंटू P कुल। ठीक है, ये बहुत IMP है, 1 नंबर के लिए अथवा सवाल के लिए। अब एक नया क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, यह MCQ में आ सकता है कि विलेय गैस और द्रव विलायक के लिए राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों की तुलना करो। तो देखते अपने, जो आपको याद होगा कि राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के मोलेंस के समानुपात में होता है। ठीक है, तो हो गया आपका राउल्ट के नियम पर से, किसके लिए, विलेय गैस और द्रव विलायक के लिए। यहाँ पर भी विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है, X गैस का मोलेंस है, और ये क्या है कि उसका चलांक P0 और चलांक होता है शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। अगर आप बात करें हेनरी की, आपको हेनरी का नियम याद ही है, तो वो गैस का जो आंशिक दाब है मोलेंस के समानुपात में होता है। तो जितना विलेयता बढ़ेगी, कब, जब इतना दाब बढ़ेगा। तो यह P बराबर क्या हो गया, KHX। दोनों की तुलना कर लो, P और P समान दिख रहा है, X समान दिख रहा है, अंतर क्या है, खाली उसका जो अचलांक है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये एग्जाम पूछते हैं, एग्जाम में दो में समानता क्या है और अंतर क्या है। समानता क्या बोलोगे, P और X समान है, ठीक है, अंतर क्या है, दोनों का अचलांक अलग अलग है। तो जब आपको क्या निकालना हो, विलयन में विलेय की क्या निकालना हो, विलेयता, तो लगाएंगे हेनरी का नियम, और जब निकालना हो वाष्प दाब लगाएंगे राउल्ट का नियम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आएगा नया नियम आएगा राउल्ट का, कि जो आपका विलेय है वह ठोस हो और अवाष्पशील हो, नॉन वोलाटाइल हो, उसकी वाष्प संबंधी हो, और विलायक क्या हो, द्रव हो। तो उसके लिए राउल्ट का नियम, एक क्वेश्चन काफी IMP है, एग्जाम में 3 नंबर में या 4 मार्क्स में आता है। अब माना कि यहाँ पर पानी लिया मैंने बीकर में, पानी कैसा होगा, वाष्पशील है, पानी की वाष्प बनेगी, और उसका वाष्प क्या कहलाएगा, P10, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब इसमें मैंने क्या खोल दिया अवाष्पशील कोई ठोस पदार्थ खोल दिया, जो कैसा है, अवाष्पशील, इसकी वाष्प नहीं बनेगी। जैसे समझ लो कि ग्लूकोज हो, उसकी वाष्प बनेगी, नहीं बनेगी। यूरिया होगा, NaCl है, इन लोग की वाष्प नहीं बनती। हाँ, अगर बोलूं मैं कपूर है, I2 है, इनकी वाष्प बन जाएगी। तो ये सब कैसे हैं, ये सब के लोग कहलाएंगे, ये सब वाष्पशील है, और ये कहलाएगा अवाष्पशील या नॉन वोलाटाइल। तो जब विलायक कैसा है, वाष्पशील, क्या खोला गया है, अवाष्पशील खोला गया है, तब क्या होगा, अब तो क्या वाष्प घटेगी, बढ़ेगी, वाष्प घटेगी, क्यों घटेगी वाष्प, खाली पानी था, खाली तो पानी क्या होता है, वाष्पशील, अधिक वाष्प बन रही है। जब पानी में मैंने घोल दी, सपोज कि मैंने पानी में घोल दिया NaCl, ये भी एग्जाम्पल है जो लेना हो, अपने ले रहे हैं NaCl का, तो यहाँ 2 आयन बन गए। अब जो पानी के अणु होंगे, क्या होगा पानी के अणु में, HOH में, यहाँ पे जो Na+ कहा जाएगा, O के पास जाएगा,
इसके बीच में होगा आकर्षण। जो आपका Cl नेगेटिव जाएगा H के पास, वहां पे इसका होगा आकर्षण। तो इस आकर्षण से क्या होगा, जो बीच में आयन आ गए हैं, तो पानी के अणु का जो वाष्प बन रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। पानी के अणु वाष्प कम बनेंगे, क्योंकि ये कैसा हो गया, अवाष्पशील। ये कैसा है, वाष्पशील। क्या होगा ऐसा होने से, पानी के अणु का जो वाष्प बन रहा है वह कम हो जाएगा। तो यहाँ इसकी तुलना में यहाँ पर वाष्प कैसे होंगे, कम होंगे। अच्छा, अब कितनी कमी आई, मान लो कि आपका 100 है, मान लो 80 हो गया, 20 कमी आई, तो बोलेंगे अपने अगला पॉइंट जो अपन लिखना है थ्योरी में। आपको थ्योरी की नोट्स मिल जाएगी, आपको खास यहाँ पूरा समझना है ध्यान से। और एग्जाम में हर एक टॉपिक में से एमसीक्यू आता है। तो कमी कितनी हुई, तो बोलो कि डेल्टा पी, यानी कि जो आपका P1 0 था और माइनस P1, ठीक है, 100 में से माइनस कितना होगा 80, तो हो जाएगा आपका डेल्टा पी। अब लिखा है सापेक्ष कमी, ठीक है भाई, 20 कम हो गया, पर कितने में से, 100 में से 20 कम हो गया, 100 था ना और 80 था, तो 20 कम हुआ। तो लिखेंगे अपने डेल्टा पी अपन P1 0, इस बोलेंगे सापेक्ष कमी। किस पे डिपेंड कर रहा है यह, विलेय के मोलस पे। जितना जितना ग्लूकोज घोलोगे अधिक, जितना यूरिया अधिक घोलोगे, उतना क्या होगा, इसका जो कमी अधिक आएगी। तो ये कहलाता है सापेक्ष कमी, विलेय के मोलस के समान होती है। आपका एमसीक्यू हो गया, अगर विलेय अवाष्पशील हो और विलायक वाष्पशील हो तो राउल का नियम क्या कहता है, जो होने वाली सापेक्ष कमी विलेय के मोलस के समान होती है। तो ये उसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब X2 क्या होता है, विलेय का मोलस, विलेय का मोल बटे में कुल मोल, N1 विलायक का मोल, N2 विलेय का मोल। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूरा आता है 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, इसे प्रूव करो, ठीक है। इसको अपने प्रूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये वाष्प बन रहा है यह डिपेंड कर रहा है विलायक, जो विलायक वाष्पशील है उसके ऊपर। यहाँ पर जो वाष्प बन रहा है डिपेंड कर रहा है विलायक पर कि विलायक वाष्प बना रहा है, पर विलेय क्या है, अवाष्पशील है। जो कमी आ रही है वो डिपेंड करती है किस पे, विलेय के मोलस पे। लेकिन जो वाष्प बन रहा है वो डिपेंड करेगा वाष्पशील विलायक के मोलस पे। तो अपन लिखेंगे पहला पॉइंट, यहाँ पर P1 विलयन का वाष्प दाब डिपेंड करता है वाष्प घटक यानी कि विलायक के मोलस पे। इसको अपने ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, P1 0। P1 0 क्या होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, नंबर 1। अब हमें निकालना है उसमें होने वाली कमी, ठीक है। कमी क्या होती है, डेल्टा P1, ठीक है। यहाँ पे कितनी कमी हुई, तो बोलो कि P1 0 माइनस P1, मेरे शुरू में 100 था, 80 हो गया, कमी कहलाएगी। अब जो कमी हो रही है, दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो जो यहाँ पर P1 है, ठीक है, इसका मान रख देंगे 2 में, तो 2 में 1 से मान रखने पर, तो डेल्टा P1 0, इसके बाद क्या आ गया P1 0 x1 आ गया, ठीक है। ऐसे कॉमन करने कर रहा है, दोनों में P1 कॉमन है, कॉमन लिया मैंने, क्या बाकी बचा, 1 माइनस x1 हो गया यहाँ पर। अब अगला पॉइंट, अब डेल्टा P1 क्या हो गया, P1 0, और किसके बराबर हो गया, बराबर हो गया X2 के। X2 मतलब कैसा है, तो किसी विलयन में कुल मोलस 1 होता है, तो X1 X2 1 हो गया। मुझे X2 निकालना हो विलय का, क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस x1 बराबर X2। X2 क्या हो गया बोलो, विलय का मोलस। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से। अब इसको बटे में ले लो, ठीक है, बटे में आ गया है, तो क्या हो गया, बराबर X2, ठीक है। तो डेल्टा P1 अपॉन में P1 0 से कहेंगे सापेक्ष कमी, जैसे अपने आगे देख चुके हैं। तो सापेक्ष कमी हो गई, इसका मान रख दिया मैंने। और X2 क्या मान होता है, विलय का मोल बटे में कुल मोल। अब अगर आपको विलय का अणुभार निकालना हो, उसे बहुत पूछते हैं, विलय का अणुभार निकालना हो, इसे आगे पूछेंगे, तो विलय कैसे होना चाहिए, मंद होना आवश्यक है। जो भी निकालना हो जिस विलय का अणुभार, उसका मंद विलयन बनाओ, बहुत कम मात्रा में खोलो। जब मंद विलयन होगा तो विलय कम हो जाएगा, तो मंद विलयन में विलय जो N2 का मोल है कैसा होगा, विलय की अपेक्षा बहुत कम होगा, क्योंकि मंद विलयन है और उससे जरूरी है मंद विलयन अणुभार निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, अपने इसमें जो N2 है उसकी अवगणना कर लो, क्योंकि बहुत कम वैल्यू है, जोड़ने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका N2 अपॉन में N1, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, अगर आपको अणुभार निकालना है विलय का, क्या होता है, P1 0 माइनस P1 अपॉन P1 0, तो यहाँ N2 यानी क्या, विलय का मोल, W2 विलय का वजन, विलय का अनुभार, और ये गुणे N1 यानी विलय का वजन, विलय का अनुभार। तो अपने इस सूत्र पर से यहाँ पे M2 जो विलय का अनुभार है वह ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको दोबारा रिपीट करना, ध्यान से करना, देखना, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक है आदर्श, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल अनआदर्श सॉल्यूशन या विलयन
किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है समझते हैं। इसमें से एमसीक्यू और या अंतर पूछते हैं, 2 मार्क्स में अंतर आएगा, या जी नीट और गुचेट में इसमें से एमसीक्यू बहुत अधिक पूछते हैं। इसके एग्जांपल्स समझते हैं अपने चलो। तो पहला है आदर्श और अनादर्श विलयन। तो प्रिंसिपल व्यास की व्याख्या होगी कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन सभी सांता पर करे, सांता कोई भी हो सब पे इसका पालन करे राउल्ट के नियम का, तो वह कहलाएगा आदर्श विलयन या कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। जो पालन नहीं करता हो, उल्टा बोल जाओ, वो कहलाएगा अनआदर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते अपने। अब मान लो कि भाई कोई विलयन है, ठीक है, मान लो कि शुद्ध ए विलय है, विलायक है, दोनों अलग अलग है, उससे बन गए विलयन। अब मान लो कि शुद्ध ए घटक जो शुद्ध ए है उसमें कौन सा आपस में होगा आकर्षण, ए के बीच ए अणु पास पास में होंगे तो आपस में कौन सा आकर्षण होगा, चाहे एच आबंध का हो, चाहे वंडरवॉल हो, चाहे कोई भी आकर्षण आपस में हो। जैसे यहाँ पे आकर्षण है, दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया ए बी। जब जो बनेगा ए बी मिल गया आपस में, अब जो इनके बीच में लगेगा बल, जो भी लगेगा आकर्षण, जो भी एच आबंध हो, कोई भी नया बंध बने न बने, वंडरवॉल बल जो बल लगे, तो जो पहले आकर्षण था इसका मान और यहाँ जो इसका लग रहा है आपस में आकर्षण उसका मान, और विलयन बनने के बाद जो आकर्षण है उसका मान समान होना चाहिए। समान होगा तो क्या कहलाएगा, वह विलयन आदर्श है। यानी कि जो पहले आकर्षण हो घटकों के बीच, बी घटकों के बीच, वही आकर्षण दोनों के मिलाने के बाद में भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ क्या होगा भाई, जो आकर्षण असमान हो, या यहाँ पर ए बी का जो आकर्षण इससे बढ़ जावे या कम हो जावे, किसमें, अनादर्श में। दो टाइप का होता है। तो ये अगर उल्टा बोल दो उसका कि भाई जो घटक कणों के बीच में आकर्षण बल, विलयन में जो बल लग रहा है आपस में, वह बल अधिक होता है या कम होता है, समान नहीं होता है। आगे बढ़ते अपने एक अन्य पॉइंट आएगा, जो दो मेन पॉइंट है समस्या के बारे में। डेल्टा एच मिक्स, जो उष्मा निकलती है दोनों के मिलाने में या उष्मा एब्जॉर्ब होगी तो वह शून्य होगी। यानी कि जो पहले का जिनके बीच में उष्मा का मान था H1 H2 और मिलाने के बाद मान लो H3 हो गया। अभी यहाँ बताया है आकर्षण। मान लो चलो भाई कि ए आपस में कोई बल लग रहा है, चाहे एच आबंध हो, चाहे वंडरवॉल कोई बल लग रहा है, तो जो इसका तोड़ना अगर आपको है, ठीक है, और आपको क्या बनाना है, नया बल ए भी बनाना है। मान लो ये घटक A2 है, घटक ए है, घटक बी है, उसे अपने मिला दिया, क्या बन गया, विलयन बन गया ए बी, दोनों में ए बी आ गया। अब यहाँ जो आकर्षण बल है वो तोड़ना हो, कैसी प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया उष्मा शोषी होती है, यानी प्लस में आएगी। ए बी के बीच में आकर्षण बल है, ये तोड़ना है क्योंकि नया बनाना है बंध ए बी, यह प्रक्रिया उष्मा शोषी होती है तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर जो नया बंध बनेगा वह क्या, तो बंध बनना उष्मा छिपी प्रक्रिया होती है। अब इससे H1 H2 का मान लो कि अगर और H3 का मान समान हो, ठीक है, कोई चेंज ना हो, जो यहाँ पे उष्मा थी तो यहाँ पर जितनी उष्मा है बंध तोड़ने के लिए उतनी उष्मा बंध बनने में निकल जा रही है, सेम उष्मा लग रही है, तो क्या कहलाएगा वह, डेल्टा एच मिक्स करने के बाद में कोई अंतर नहीं, H3 माइनस ये किया जाए तो 0 आएगा। जो जितनी उष्मा यहाँ पे चाहिए बंध तोड़ने के लिए उतनी उष्मा यहाँ बंध बाहर निकल जा रही है, दोनों समान हो जा रहे हैं, तो डेल्टा एच क्या होगा, 0 जाएगा। और यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर मान लो कि इसमें ज्यादा आकर्षण है, बंध टूट नहीं रहा है, तो डेल्टा एच प्लस में आएगा। मान लो कि ये बहुत कम आकर्षण है, बंध टूट गया, ये डेल्टा ए भी जल्दी बन जा रहा है, जल्दी भी बन जा रहा है, तो उसमें छिपी प्रक्रिया हो रही है, इसका माइनस मान आएगा। तो कहने का मतलब 0 मान नहीं होगा, इसका जो आकर्षण असमान होगा, ठीक है, तो ये भी बंध भी जो ये डेल्टा एच का मान भी असमान होगा। उसी प्रकार जो उसका आयतन, मान लो कि भाई इसका आयतन 10 ml है, 20 ml है, कितना होना चाहिए मिला के, 30 ml हो जाना चाहिए। 30 हो जा रहा है ml, आयतन घट बढ़ नहीं रहा है, तो कहलाएगा विलयन आदर्श है। डेल्टा वी मिक्स करने के बाद आयतन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो मतलब कि वह क्या कहलाएगा, विलयन आदर्श है। लेकिन अगर उष्मा में मान में असमानता है, उष्मा शोषी प्रक्रिया, मतलब कि ये इसका मान अधिक आकर्षण है, ठीक है, ये बंध टूट नहीं पा रहा है, ये भी बन नहीं पा रहा है, क्या होगा बाद में, तो उसके मिलाने पर विलयन के आयतन में कमी वृद्धि होती है। अगर उष्मा आ रही है अंदर तो थोड़ा आयतन बढ़ता है, जानते अपने, और उष्मा अगर निकल रही है, ठीक है, उष्मा कम हो रही है तो आयतन घटता है। तो इस असर से यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स भी असमान होगा, यानी कि 0 नहीं होगा, घटेगा या बढ़ेगा, किसमें, विलयन आदर्श नहीं है। तो आदर्श है तो सिंपल है, बात की अपने, डेल्टा वी 0 आ रहा है मिक्स करने पर।
आज जो लास्ट पॉइंट ऑफ जैसे इसके एग्जाम्पल मोस्ट टाइम पे है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल समझ लो पे कि जिस विलयन में कोई भी आनीकरण होता हो, न संयोजन हो, कोई बंध न बनता हो, कोई एचा बंध न बने, ठीक है, और दो घटकों के आयतन में अधिक अंतर न हो, मतलब दोनों आसपास के हों। जैसे देखो एग्जाम्पल बेंजीन टोल्यूइन, दोनों अगल बगल के, बेंजीन टोल्यूइन, फिर यहाँ पे लिखो बेंजीन इथाइल बेंजीन नहीं, बेंजीन और बोलो कि मिथाइल बेंजीन, दोनों अध्रुवीय हैं, आपस में कोई बल लगेगा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, एचा बंध भी नहीं, आयन भी नहीं है, ये कहलाएगा आदर्श विलयन, इट्स कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों अगल बगल वाले, बोलो हेक्सेन और ब्यूटेन तो नहीं चलेगा, दोनों हाँ हेक्सेन हेप्टेन हो, ब्यूटेन पेंटेन हो, दोनों अगल बगल में, यानी कि आयतन में अधिक अंतर न हो, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल दिए हो, कोई बंध न बन रहा हो और आयतन में अधिक अंतर न हो, आसपास के हो, तो जैसे एग्जाम्पल दे लो, अब ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन दोनों आसपास के हैं, क्योंकि आपको बंध नहीं बनेगा, न तो आयनिक बंध न तो एजा बंध। तो एग्जाम्पल है किसके, एग्जाम्पल है आइडियल यानी कि आदर्श विलयन के। यहाँ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, आपस में बंध बनना चाहिए, कोई भी ध्रुवी हो बंध बनाएगा ही, जानते हैं आप, बोले भाई यहाँ पे CO है, O माइनस हो गया, यहाँ पे H हो जाएगा, H प्लस, आपस बंध बनने वाले ये एचा बंध। यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे कीटोन है, ये ध्रुवीय अणु है, तो आपस में बनते हैं एचा बंध। पानी में इथनॉल है, ठीक है, पानी इथनॉल है, पानी बनेगा एचा बंध। या लोगो HCl H2O आयनीकरण होगा। तो इसी एग्जाम्पल हो गए किसके, अनादर्श विलयन के। तो आपको इसकी नोट्स मिलेगी, उसमें पूरा लिखा हुआ है, लेकिन समझना जरूरी है कि डेल्टा H मिस जीरो क्यों आ रहा है, जीरो क्यों नहीं है, डेल्टा V क्यों यहाँ पे जीरो आ रहा है, क्यों जीरो नहीं है, सारा डिपेंड करता है घटक कणों के आकर्षण बल पे और जो नया बन रहा है उस पे आकर्षण पे। अगर ये समान है तो ये जीरो जीरो आएगा, अगर ये असमान है तो ये भी जीरो नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट इसमें कहता है भाई किसमें, जो आपको बोलूँ आपको मैं कि डेल्टा एस एंट्रोपी और मुक्त ऊर्जा ये हमेशा अचल रहेगी, चाहे आदर्श हो या अनादर्श हो, इसका मान कभी हमेशा बढ़ेगा ही। अगर कोई विलयन बन रहा है, दो घटक मिलकर नया बना रहे हैं, तो इसका इसमें अवस्था बढ़ती है, डेल्टा हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ पर हमेशा ये माइनस में आएगा कि प्रक्रिया अपने आप हो रही है, विलयन बन रहा है, तो प्रक्रिया जब अपने आप होती है तो इसका मान ऋण आता है, इसका मान प्लस में आता है। तो दोनों गैस, दोनों विलयन के लिए हमेशा इसका मान शून्य से बड़ा आएगा और इसका मान शून्य से नीचे आएगा।